अध्याय 75 मानव निर्मित। मोबाइल की दुकान के मालिक का नाम बहादुर था। वह खुद को एक बेईमान व्यापारी मानता था, जिसने फ़ोन ठीक करने के बहाने छोटे मोटे हथकंडों से कई भोले भाले ग्राहकों को ठगा था। लेकिन हाल ही में बहादुर ने ऐसे काम कम कर दिए थे। अगर आप उससे इसकी वजह पूछते तो यह नहीं था कि बहुत देर तक बैठने से उसे बवासीर या कब्ज़ हो गई थी, बल्कि इसलिए था क्योंकि एक रहस्यमयी धुन उसके दिमाग में लगातार गूंजती रहती थी। ये धुन सिर्फ उसे सुनाई देती थी और कोई इसे नहीं सुन सकता था। उसी दोपहर जब बहादुर एक ग्राहक का फ़ोन ठीक कर रहा था तो अचानक उसकी भौहें तन गईं और उसने कहा, सोमू, तुम्हें कोई आवाज़ सुनाई दे रही है क्या? उसके बगल में बैठा उसका चेला सोमू उत्सुकता से पूछता है, बॉस, कौन सी आवाज़? मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तुम्हें कैसे सुनाई नहीं दे रही? वह बहुत जानी पहचानी धुन है, बहादुर ने कहा। बॉस, क्या आपकी वह दिक्कत फिर से शुरू हो गई? आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, सोमू ने कहा। मैं डॉक्टर को दिखा चुका हूँ, बहादुर ने कहा। डॉक्टर कहता है कि कुछ भी गलत नहीं है, यह एक मानसिक बाधा है, स्वास्थ्य पर इसका कोई असर नहीं होता। डॉक्टर ने मुझे कहा कि इसे जाने दो, खुश रहो, जो खाना है वो खाओ, जो पीना है वो पियो, जो पसंद है वो खरीदो और अपना ध्यान रखो। सुनो, फिर से वही आवाज़ आ रही है। बहादुर ने आंखें बंद की, ध्यान से सुना और फिर धीरे धीरे गुनगुनाया, हम। डोंट 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 डोंट, मोटे तौर पर यही धुन है। बॉस, मुझे अब भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा, उसके चेले सोमू ने कहा। वह अभी भी अनजान लग रहा था। जैसे रात होती है और ठंडक छा जाती है, ऐशो आराम पाले में बदल जाता है। कोई गाते हुए पास आया। बहादुर अचानक बोल पड़ा, सुनो, धुन और साफ हो रही है। बॉस, वह कोई गा रहा है, कोई ग्राहक आया है, सोमू ने कहा। कोई गाना सुनना चाहते हो? रोहित अचानक काउंटर के सामने बैठ गया और एक मोबाइल फ़ोन नीचे रखा जिसमें कूल कूल नाम का गाना बज रहा था। हाँ हाँ, बिल्कुल यही धुन है, यही। अरे, तुम्हें कैसे पता चला? बहादुर उत्सुक हो गया, लेकिन जब उसने आंखें खोली और रोहित को देखा तो वह तुरंत डर गया, उछलकर पीछे की ओर हो गया। दोबारा मिलकर अच्छा लगा, रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा। बहादुर रोते हुए घुटनों के बल बैठ गया। बड़े भाई, मुझसे गलती हो गई। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, रोहित ने कहा। नहीं, मैंने किया, मैं दोषी हूँ, बहादुर अपनी बात पर अड़ा रहा। तुम दोषी नहीं हो, रोहित ने कहा। मैं नीच हूँ, बहादुर ने कहा। नहीं, मैं नीच हूँ, रोहित ने कहा। मुझे तुम्हें चोट नहीं पहुँचानी चाहिए थी, मैं अभी पश्चाताप कर रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नीच हूँ, आपने मुझे सबक सिखाकर सही किया, बहादुर ने विरोध किया। ठीक है, जब तुम ऐसा कहते हो तो मैं तुमसे बहस नहीं करूँगा, तुम सच में नीच हो, रोहित ने कहा। डॉट डॉट डॉट, रोहित ने आगे कहा, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया हूँ, बॉस। पिछली बार हमारा सहयोग कितना सुखद रहा था और मुझे यकीन है कि इस बार भी ऐसा ही होगा। मेरे पास यह एक मोबाइल फ़ोन है, क्या तुम इसे क्रैक करने में मेरी मदद करोगे? मुझे बस इसके अंदर की संपर्क सूची चाहिए। उसने वह मोबाइल फ़ोन निकाला जो मितेश ने छोड़ा था। जल्दी, इसे ले जाओ, फ़ोन सब कुछ तुम्हारा, बस मुझे चोट मत पहुंचाना, बहादुर ने घबराहट में कहा, अपने हाथों को तेजी से हिलाते हुए और फ़ोन को निकालते हुए देखकर तुरंत मना कर दिया। ऐसा लगा कि पिछली बार का सबक उसके लिए बहुत गहरा था। क्या तुम इसका पासवर्ड 1 घंटे में तोड़ सकते हो? रोहित ने पूछा। चेले सोमू ने कहा, यह फ़ोन के मॉडल पर निर्भर करता है। इस मॉडल का क्या? रोहित ने फ़ोन उसकी तरफ फेंका। ये फ़ोन एन्क्रिप्टेड है, लेकिन मैं स्टोरेज से डेटा निकाल सकता हूँ, हालांकि इसके लिए फ़ोन को खोलना पड़ेगा और उसके बाद फ़ोन शायद काम न करे, सोमू ने कहा। कोई बात नहीं, फ़ोन महत्वपूर्ण नहीं है, मुझे बस इसके अंदर के कॉन्टैक्ट्स चाहिए। इसमें कितना समय लगेगा? रोहित ने पूछा। करीब आधा घंटा, सोमू ने जवाब दिया। अच्छा, आधे घंटे में काम हो जाए तो मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, रोहित ने कहा। कोई दिक्कत नहीं, सोमू ने जवाब दिया। बॉस, बाहर आओ, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, रोहित ने काउंटर पर खटखटाते हुए कहा। बड़े भाई, आप क्या जानना चाहते हैं? बहादुर ने सावधानी से पूछा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे किसी का नंबर डायल किया जा सके और दूसरे को कोई रिंगटोन सुनाई न दे? रोहित ने डरते हुए सुझाव दिया। आप फ़ोन नंबर को एक कंप्यूटर में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कंप्यूटर से डायल कर सकते हैं, फिर इसे दूर से चला सकते हैं, बहादुर ने सुझाव दिया। अच्छा विचार है, बॉस। तुम साफ साफ एक पेशेवर हो। लगता है मैं सही आदमी के पास आया हूँ। क्या तुम्हारे पास यहाँ कोई कंप्यूटर है? मुझे उसका इस्तेमाल करने दो, रोहित ने कहा। बहादुर मना करने की हिम्मत नहीं कर सका और तुरंत कहा, मेरे पास घर पर एक कंप्यूटर है। मैं यहाँ से डेटा अपने घर के कंप्यूटर पर अपलोड कर सकता हूँ और दूर से ही आपकी मदद कर सकता हूँ। तो ऐसा ही करते हैं, बाद में तुम्हें दिक्कत होगी। वैसे घर पर कोई नहीं है ना? रोहित ने फिर पूछा। नहीं, कोई नहीं है, यह एक किराए का घर है, मैं अकेला रहता हूँ, बहादुर ने कहा। यह अच्छा है,
कुछ ही देर में फोन क्रैक हो गया और संपर्क सूची सोमू के बगल में कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दी। बॉस, क्या मैं इसे अपलोड कर दूं? अपलोड कर दो, बिल्कुल, बहादुर ने कहा। हालांकि उसे नहीं पता था कि रोहित क्या करने की योजना बना रहा था, लेकिन वह मना करने की हिम्मत नहीं कर सका। इस तरह के आदमी की कोई भी अजीबोगरीब मांग हो, पहले मान लो और देखो क्या होता है। उसे खुश करो और उसे जाने के लिए मनाओ। अगर मैं इसे ऑपरेट करूं तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं? रोहित दुकान के अंदर चला गया। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो चाहें कर सकते हैं, बहादुर ने जल्दी से कहा, सोमू को इशारा करते हुए। सोमू ने स्क्रीन पर एक सॉफ्टवेयर की तरफ इशारा किया और कहा, बस यहाँ क्लिक करें और कॉल लग जाएगी। ये वाला हिस्सा नंबर बदलने के लिए है। अच्छा, इस तरफ से कोई आवाज़ सुनाई नहीं देगी, है ना? रोहित ने कहा। यहाँ आवाज़ का कोई टकराव नहीं है, इसलिए ये सुनाई नहीं देगी, सोमू ने जवाब दिया। अच्छा, मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और मेरे काम हो जाने के बाद ही वापस आना, रोहित ने निर्देश दिया। सोमू एक पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, उसे उसके बॉस बहादुर ने जल्दी से खींच लिया। बड़े भाई, हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। बहादुर दूरी बनाए रखने के लिए बेचैन था। रोहित ने उन दोनों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि फिर से फोरम में गया तो पाया कि इसे बंद कर दिया गया था। ऐसा लगा कि पिछली बार पूनम के साथ उसकी बातचीत का असर हुआ था। राज्य ने पहले ही इस श्राप फैलाने वाली पोस्ट पर ध्यान दे दिया था। लेकिन कोई बात नहीं, उसने पहले ही ऑडियो फाइल को अपने फ़ोन में सेव कर लिया था। वह अभी भी साधारण रूप से कॉपी और अपलोड करना जानता था। कुछ ही देर में ऑडियो फाइल दूसरे कंप्यूटर में ट्रांसफ़र हो गई। अगले ही पल पहली कॉल डायल की गई। हालांकि रोहित आवाज़ नहीं सुन सकता था। जैसे ही सॉफ्टवेयर ने दिखाया कि कॉल कनेक्ट हो गई है, उसने ऑडियो फाइल को खोल दिया। धप 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 टिल्ड। पास की अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक कमरे में एक भारी दबी हुई खटखटाहट की आवाज़ गूंज उठी। आवाज़ बहुत तेज नहीं थी, किसी ने इसे नहीं सुना। सिर्फ कॉल के दूसरी तरफ वाले व्यक्ति ने इसे सुना। रोहित ने 2 या 3 बार क्लिक किया, फ़ोन काटने से पहले आवाज़ को फिर से सुना और फिर अगली कॉल के साथ आगे बढ़ा। इस दोहराए जाने वाले साधारण काम के लिए कोई खास कौशल की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन कौन सोचेगा कि यह एक भयानक श्राप था जो इंसानी हाथों से फैलाया जा रहा था। जैसे जैसे कॉल की सूची जारी रही, जयपुर शहर में कुछ लोगों को रोहित द्वारा शुरू की गई अजीब कॉल आने लगीं। एक कंपनी का प्रमुख मीटिंग में था, लेकिन उसी पल उसका निजी फ़ोन बज उठा। नमस्ते मितेश, क्या बात है? कंपनी के प्रमुख ने कॉल उठाए। हालांकि लाइन के दूसरी तरफ से बोलने की कोई आवाज़ नहीं थी। एक ऐसी चुप्पी जो इतनी बेचैन करने वाली थी कि केवल एक अजीब शोर फ़ोन के माध्यम से उसके कान में पहुंचा। धप 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 टिल्ड। ये दरवाजे पर खटखटाने की आवाज़ जैसी लग रही थी, लेकिन भारी और दबी हुई थी, मानो वह उसके दिल पर दस्तक दे रही हो। लगभग सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। आवाज़ 2 या 3 बार बजने के बाद कट गई। कंपनी का प्रमुख चकरा गया। उसे मितेश के इस कॉल का कोई मतलब समझ नहीं आया। छोड़ो, कोई बात नहीं। बॉस ने फ़ोन काट दिया और मीटिंग जारी रखी। एक स्विमिंग क्लब, एक गंजा मजबूत आदमी पूल में बैकस्ट्रोक कर रहा था। अचानक एक चेला हाथ में फ़ोन लेकर आया। बॉस, आपका फ़ोन बज रहा है। मुझे दो। गंजे मजबूत आदमी ने कुछ पानी थूका और फ़ोन लिया। नमस्ते मितेश, मैंने सुना कि तुमने हाल ही में एक बड़ा काम लिया है। क्या लगता है तुम इसे संभाल सकते हो? भाइयों से कोई मदद चाहिए? अगर कुछ चाहिए तो बस बोल देना, मैं एक पल भी नहीं सोचूंगा। और हाँ, हम कीमत तय कर सकते हैं। धप 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 टिल्ड। लेकिन उसे मितेश ने जवाब नहीं दिया, बल्कि एक अजीब खटखटाहट की आवाज़ ने दिया। गंजा आदमी हैरान रह गया, लेकिन फिर तुरंत समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। तुरंत फ़ोन बंद कर दिया और कहा, फ़ोन फेंक दो, इसे फिर से इस्तेमाल मत करना और जाकर पता करो कि मितेश मर गया है या नहीं। हाँ बॉस, चेले ने स्वीकार किया। वह किसी भूत से तो नहीं टकरा गया? गंजे आदमी की भौहें तन गईं। वह गंभीर रूप से चिंतित लगने लगा। अपनी सावधानी के बावजूद खटखटाहट की आवाज़ फिर भी शुरू हो गई। अमूर्त श्राप पहले ही उस पर उतर चुका था। इस तरह के लक्षित मानव संचार के खिलाफ कोई भी बचाव नहीं कर सकता था। और एक आलीशान विला के अंदर एक युवा व्यक्ति, जिसकी दौलत से लोग ईर्ष्या करें, उसने अभी अभी गोल्फ खेलना खत्म किया था और बैठ गया था। आराम करने के लिए पानी का एक घूंट ले रहा था। तभी उसके बगल में फ़ोन बज उठा। मितेश, युवा व्यक्ति ने कॉल उठाई। नमस्ते, काम में क्या प्रगति है? क्या ये सफल रहा? धप 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 टिल्ड। खटखटाहट की आवाज़ आए। युवा व्यक्ति का रंग एकदम बदल गया। फ़ोन पर मितेश की आवाज़ नहीं थी और खटखटाहट की आवाज़ इतनी अजीब थी। ये निश्चित रूप से किसी इंसान के खटखटाने जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि एक भूत जैसी लग रही थी। यह युवा व्यक्ति का चेहरा गंभीर हो गया, क्योंकि उसने एक पल के लिए सोचा और फिर अचानक भयानक हो गया। उसने अपने हाथ में फ़ोन को कुचल दिया। क्या ये वही ग्रेड ए का भयानक भूत है जिसे हाल ही में दर्ज किया गया था?
जिसका कोड नाम घोस्ट डोर नॉकर है। क्या यह एक मानव निर्मित घटना है या एक दुर्घटना? अध्याय 76, क्लब के नियम। सब तैयार था। रोहित ने जल्दी से अपना काम खत्म कर लिया। उसने पता पुस्तिका में मौजूद हर नंबर पर कॉल किया, एक भी नहीं छोड़ा। अब इंतजार का समय था। इस श्राप का फैलना तुरंत नहीं होता था। डोर नॉकिंग घोस्ट कब आएगा यह उसके मूड पर निर्भर करता था। आखिरकार वह काफी व्यस्त था। मेरा काम हो गया है, तुम्हारे यहाँ क्या चल रहा है? रोहित ने रोनी को कॉल करने के लिए अपना फ़ोन उठाया, साथ ही साथ अपने कंप्यूटर पर फाइलें और रिकॉर्ड्स भी साफ कर रहा था। मैंने ज़रूरी संपर्क बना लिए हैं, अब हम क्लब के सौदे के लिए जा सकते हैं। तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें लेने आऊँ? रोनी ने तुरंत जवाब दिया। ज़रूरत नहीं, मेरे पास कार है, बस मुझे जगह का पता भेज दो। ठीक है। एक बार जब जगह का पता आ गया तो रोहित तुरंत वहाँ चला गया। जगह शहर के बाहरी इलाके में थी, थोड़ी दूर थी, लेकिन ये सामान्य था। ऐसे खतरनाक तत्वों के इकट्ठा होने के लिए व्यस्त डाउनटाउन इलाका वास्तव में सही नहीं था। रास्ते में रोहित ने ऑपरेटर पूनम से संपर्क किया। क्या तुम जयपुर शहर में घोस्ट टैमर के क्लब के बारे में कुछ जानती हो? पूनम, जिसने अभी अभी कॉल उठाई थी, रोहित के सवाल पर रुक गई और फिर जवाब दिया, एक नागरिक क्लब। हम यहाँ इसकी जानकारी नहीं रखते हैं और मुझे इसके बारे में साफ साफ पता नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, रोहित ने कहा। चूंकि पूनम को पता नहीं था, इसलिए कॉल जारी रखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक मिनट रुको, अभी फ़ोन मत काटो। मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक खबर है। जयपुर शहर में रघु से जुड़ा मामला सुलझा लिया गया है और आने वाले दिनों में रघु की जगह जयपुर शहर में एक घोस्ट टैमर को भेजा जाएगा। तुम उससे संपर्क कर सकते हो। कुछ मामलों के लिए यह बेहतर हो सकता है अगर तुम उससे सीधे पूछो, पूनम ने कहा। एक नया घोस्ट टैमर? रोहित की आंखें चमकी। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं संपर्क कर लूँगा। अच्छा है, मैं तुम्हें कुछ जानकारी भेज दूंगा, पूनम ने कहा। ठीक है फिर, अलविदा। लगभग 15 मिनट तक गाड़ी चलाने के बाद रोहित शहर के बाहरी इलाके में एक हवेली पर पहुंचा और सामने रुक गया। पते ने बताया कि यह यही था। रोहित, इधर, रोनी ने सड़क के किनारे से हाथ हिलाते हुए पुकारा। क्या ये क्लब की जगह है? ये काफ़ी शानदार लग रही है, रोहित ने ऊपर देखते हुए कहा। इसे एक स्थानीय अमीर व्यापारी ने फंड किया है। अगर तुम क्लब में शामिल होते हो और भाग्यशाली हो तो तुम्हें एक व्यापारी से फंडिंग भी मिल सकती है। जब मैं पहली बार क्लब में शामिल हुआ था तो एक व्यापारी ने मुझे 1 करोड़ की मदद की थी, रोनी ने समझाया। ये कुछ गंदे सौदे जैसा लगता है, रोहित ने टिप्पणी की। यह इतना गंभीर नहीं है। उन स्थानीय अमीर लोगों के पास खर्च करने की जगहों से ज़्यादा पैसे हैं। अपनी दौलत को उड़ाने और दिखाने के अलावा अब अलौकिक घटनाओं के साथ वे स्वाभाविक रूप से अपनी जान बचाने के लिए पैसे खर्च करना चाहते हैं। उनके पैसे लेने का मतलब, अगर हम अच्छे शब्दों में कहें तो हम उनकी देखभाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम साफ साफ कहें तो अगर कुछ होता है तो हम उनके अंगरक्षक से ज़्यादा कुछ नहीं हैं, रोनी ने कहा। चलो, मैं तुम्हें क्लब में ले जाता हूं ताकि तुम देख सको। हवेली का माहौल सुखद था, जिसमें बगीचे, फव्वारे, लॉन और कई चीनी शैली की इमारतें थीं। ये साफ था कि इस हवेली को डिज़ाइन करने वाले व्यक्ति का स्वाद अच्छा था। मिस्टर रोनी, स्वागत है, दो रिसेप्शनिस्टों ने मुस्कान के साथ अभिवादन किया जब वे एक हॉल के पास पहुंचे। रोहित ने 2 रिसेप्शनिस्टों पर नज़र डाली। उनकी लंबी टांगों की सराहना करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे उनके बारे में कुछ असामान्य लगा। जो पेशेवर मुस्कान उनके चेहरे पर थी वह बहुत ही सख्त थी, जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति की हो। नहीं, मरे हुए व्यक्ति की नहीं। रोहित ने उनकी सांस और आभा को महसूस किया, लेकिन यह आभा थोड़ी ठंडी थी। एक शब्द में, असामान्य। उस व्यक्ति को 5वीं मंजिल पर मिलने का इंतजाम किया गया है, रोनी ने कहा। क्या कोई जोखिम है? रोहित ने पूछा। रोनी हंसा। कोई जोखिम क्यों होगा? यह एक क्लब है और तुम निश्चिंत हो सकते हो कि यहाँ के लेन देन सुरक्षित हैं। वैसे भी सावधान रहना बेहतर है। तुम्हारी जानकारी का लीक शायद इसी क्लब से हुआ था, वरना आम लोग तुम्हारे पीछे कैसे पड़ पाते? रोहित ने टिप्पणी की। ये बात सही है। बातचीत करते हुए वे लिफ्ट से 5वीं मंजिल पर गए। उन्होंने दरवाज़ा खोला। यह एक शानदार ढंग से सजाया गया हॉल था, लेकिन जैसे ही रोहित और रोनी अंदर आए, अंदर बैठे कुछ लोग तुरंत एक साथ मुड़कर उन्हें देखने लगे। रोनी, उन्होंने उसे लगभग तुरंत पहचान लिया, लेकिन रोहित को देखकर वे साफ साफ रुके। हाँ, रोनी, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। हम तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। बुरा नहीं, तुमने कुछ ही दिनों में बहुत कमा लिया और वास्तव में एक भूत को पकड़ने में सफल रहे। एक अधेड़ उम्र का आदमी हंसते हुए सोफे से खड़ा हुआ और उनकी तरफ आया। लेकिन अकेले ऐसा करना तुम्हारे लिए काफ़ी खतरनाक है। तुमने हमें मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया? साथ में पैसा कमाना अच्छा है, उसने आगे कहा। रोनी को यह व्यक्ति नापसंद था। उसने जवाब दिया, हरीश पाल, हमें अभी भी अपना पिछला हिसाब चुकाना है और तुम यहाँ बातें कर रहे हो। लगता है उसे पहले हरीश पाल के हाथों नुकसान हुआ था।
हे, तुम्हें वह छोटी सी बात अभी भी याद है? मुझे लगा कि तुम भूल गए हो। हम सभी के भाग्य आपस में जुड़े हुए हैं। हमें चीज़ों को इतनी साफ साफ अलग करने की क्या ज़रूरत है? और यह युवा साथी कौन है? ये तुम्हारा नया भर्ती किया गया व्यक्ति तो नहीं है? हरीश पाल ने रोहित को देखते हुए थोड़ी आंखें सिकुड़ीं। उसका नाम रोहित है, वह यहाँ मेरे साथ एक व्यापार सौदे पर चर्चा करने के लिए नया घोस्ट हैंडलर है, रोनी ने कहा। मुझे उम्मीद है कि हर कोई मुझे कुछ सम्मान देगा और दूसरों के लिए मुश्किलें पैदा नहीं करेगा। मुश्किलें पैदा करने से तुम्हारा क्या मतलब है? हरीश पाल दिल से हंसा। बेशक, हम नए सदस्यों का स्वागत करते हैं, लेकिन शामिल होने के नियमों को बदला नहीं जा सकता है। रोनी ने कुछ नहीं कहा, बस हरीश पाल को अनदेखा किया और रोहित के साथ एक तरफ चला गया। यहाँ थोड़ी देर इंतजार करो, मैं उन्हें बुलाने जाता हूँ। कोई दिक्कत नहीं, रोहित ने सिर हिलाया। सावधान रहना, इनमें से कुछ लोग सामान्य नहीं हैं। अगर कोई परेशानी होती है तो अभी के लिए इसे सहन कर लेना। हम उनसे कोई संबंध नहीं रखना चाहते, रोनी ने कहा। रोहित ने जवाब दिया, मैं कोशिश करूंगा। रोनी के बात खत्म करने के बाद वह दूसरे रास्ते से चला गया। लेकिन जैसे ही वह गया, जो लोग यहाँ बैठे थे उन्होंने एक बार फिर रोहित पर अपना ध्यान केंद्रित किया। नया लड़का काफ़ी अनाड़ी लग रहा है, इसकी उम्र कितनी है? क्या ये बालिग है? लगता है कि वह अभी भी एक छात्र हो सकता है। इतने कम उम्र के किसी व्यक्ति का घोस्ट हैंडलर बनना दुखद है। क्या हमें थोड़ा खेलना चाहिए? वैसे भी हम खाली हैं। बेशक, कहीं वह रोनी की तरह न बन जाए जब वह पहली बार यहाँ आया था, ये सोचकर कि उसके पास कुछ क्षमता है तो वह सबसे ऊपर है। चलो उसे पहले एक सबक सिखाते हैं, उसे समझदार बनाते हैं। इस तरह वह अधिक ज़मीन से जुड़ा रहेगा। हमें उसे ये भी दिखाना होगा कि यहाँ चीज़ें कैसे काम करती हैं और नए लोगों के लिए नियम क्या हैं। दो लोग बार के सामने बैठे थे, शराब पी रहे थे। एक हाथ में गिलास लिए, चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ चला आया। दोस्त, मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम मनोज है, इस क्लब का सदस्य और तुम्हारी तरह एक घोस्ट हैंडलर, मनोज ने मुस्कुराते हुए लड़खड़ाते हुए कहा। रोहित ने विनम्रता से हाथ मिलाया। लेकिन जिस पल उन्होंने हाथ मिलाया, रोहित ने महसूस किया कि मनोज का हाथ बर्फीला ठंडा था, जैसे किसी मरे हुए व्यक्ति का हो। उसी समय उसकी हथेली में एक दरार खुल गई और एक भूती आंख लगभग अनियंत्रित रूप से प्रकट हो गई। उसकी हथेली से एक हल्की लाल रोशनी निकली। उसकी हथेली पर एक गहरा काला हाथ का निशान दिखाई दिया। उससे हाथ मत मिलाओ, वह घोस्ट हैंड मनोज है। उसका हाथ श्राप दे सकता है। आह, तुम बहुत लापरवाह हो। ये सच में विचारहीन है। उस चीज़ के साथ तुम 3 दिनों के भीतर एक पिघले हुए दलदल में बदल जाओगे, और यह सिर्फ एक हाथ के निशान से है। अगर वह तुम्हें कुछ और देता है तो तुम 1 मिनट भी जीवित नहीं रह पाओगे, हरीश पाल ने सिर हिलाते हुए और आह भरते हुए कहा। तुम्हारी हालत अब बहुत खराब है। जल्दी करो और मनोज को इसे हटाने में तुम्हारी मदद करने दो। वही एकमात्र है जो ऐसा कर सकता है, हरीश पाल ने जोड़ा। रोहित ने अपने हाथ में गहरे निशान को देखा। इसका क्या मतलब है? उसने पूछा। मनोज लापरवाही से बैठ गया और फिर कहा, तुम्हारा नाम रोहित है ना? यहाँ आना, किसी का अभिवादन न करना और नियमों को न जानना असभ्य है। लेकिन चलो इसे जाने दो, क्योंकि हम उदार लोग हैं। हम तुम्हारे जैसे नए व्यक्ति के साथ परेशान नहीं होंगे। साफ साफ कहें तो हम आज तुम्हारे सौदे से होने वाले मुनाफे का 50% लेंगे। लेकिन निश्चिंत रहो, ये सिर्फ एक बार है, दूसरी बार नहीं। बेशक, सिर्फ मुझे ही पैसा नहीं मिल रहा है। क्लब के सदस्यों को उनका हिस्सा मिलेगा, और एक बार जब तुम शामिल हो जाते हो तो तुम भी नए लोगों से उनके पहले सौदे को पूरा करने के बाद वही हिस्सा पाओगे। रोहित ने अपने हाथ में हाथ के निशान को देखा और कहा, क्या ऐसा कोई नियम है? मिस्टर रोनी ने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। बेशक वह तुम्हें नहीं बताएगा, मनोज ने अपने गिलास में ड्रिंक को घुमाते हुए सिर हिलाया। जब वह यहाँ नया था तो उसका समय कठिन था। आखिरकार युवा जोश, तुम जानते हो, तो नए लोगों को अपने से पहले वालों की गलतियों से सीखना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता? रोहित ने सिर हिलाया और कहा, गलत। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि तुमने अभी अभी मुझे मारने की कोशिश की तो। रोहित, जो कुछ पल पहले शांत था, अचानक हरकत में आया, कहीं से एक बंदूक निकाली और सीधे मनोज के सिर पर तान दी। एक विशेष बंदूक। दोस्त, शांत हो जाओ, मनोज ने चौंकते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने सुनहरी हैंडगन को पहचाना, उसे एहसास हुआ कि स्थिति गंभीर है। इस तरह की बंदूक विशेष रूप से घोस्ट हैंडलर्स के लिए डिज़ाइन की गई थी। धमाका टिल्ड। अगले ही पल रोहित ने गोली चला दी। एक सोने की गोली सीधे उसके माथे में घुस गई। धमाका टिल्ड। दूसरी गोली, तीसरी गोली। उन्होंने पीछा किया। धिक्कार है। हरीश पाल इतना डर गया था कि वह जल्दी से कई कदम पीछे हट गया। बार में बैठे अन्य लोग भी हक्के बक्के रह गए। क्या हो रहा है? गोलीबारी क्यों शुरू की? ये सब क्या है?
अपनी बंदूक खाली करने के बाद मनोज का सिर चकनाचूर हो गया। कोई खून नहीं निकला, केवल गहरा भूरा बदबूदार लाश का द्रव फैला, तुरंत हवा को सड़न की बदबू से भर दिया। जैसे ही गोलियों की आवाज़ रुकी, मनोज बेजान हो गया। उसका सिर एक दलदली गड़बड़ी में बगल के सोफे पर गिर गया। ये मेरे नियम हैं, रोहित के नियम। अब क्या कोई और मेरे साथ नियमों के बारे में बात करना चाहता है? रोहित ने बंदूक को अपने सामने कॉफ़ी टेबल पर रखा, अपनी नज़र को ठंडेपन से वहां मौजूद हर किसी पर घुमाया। अध्याय 77। असल में मैं एक अच्छा इंसान हूँ। गोली चलने की आवाज़ थम गई। हॉल में भी सन्नाटा छा गया। रोहित सोफे पर बैठा था, उसकी शांत मुद्रा में एक अजीब सी उदासीनता थी। वह क्लब के लोगों को देख रहा था। उसके बगल में मनोज की लाश पड़ी थी, जिसमें से सड़ी हुई शारीरिक द्रव बाहर निकल रहा था, जो धीरे धीरे फैल रहा था। लाश का सिर टूट चुका था और हैंडगन की विशेष गोलियां सभी खाली हो चुकी थीं। काम शुरू होने से लेकर खत्म होने तक पूरी प्रक्रिया में 10 सेकंड से ज्यादा नहीं लगे। साफ और निर्णायक। ये बहुत बेरहमी भी थी, मनोज को बात करने का मौका ही नहीं मिला। अब क्या कोई और मेरे साथ नियमों पर चर्चा करना चाहता है, सम्मानित सीनियर्स? रोहित ने बहुत गंभीरता से बात की। वैसे मुझे ये बताना चाहिए कि मैं हमेशा एक अच्छा इंसान बनना चाहता था और मुझे उम्मीद है कि आप सीनियर्स मुझे ऐसा करने का एक मौका दे सकते हैं। अभी जो कुछ हुआ उसके लिए मैं कह सकता हूं कि मुझे खेद है और आशा करता हूं कि मेरे बारे में कोई गलतफहमी नहीं होगी, क्योंकि मैं असल में बुरा नहीं हूं। यह एक पल की जल्दबाजी थी। मुझे लगता है कि आप सभी समझ सकते हैं, है ना? बच्चे हैं, वे परिपक्व नहीं होते, कौन गलती नहीं करता। ... तुम किसी को बिना पलक झपकाए गोली मार देते हो और कहते हो कि तुम एक अच्छा इंसान बनना चाहते हो। बकवास करने की भी एक सीमा होती है, ठीक है? और फिर तुम माफ़ी भी मांग रहे हो। तुम किसी को मार देते हो और फिर माफ़ी मांगते हो, ये कैसी माफ़ी है? बाकी कुछ लोग तुरंत भौहें चढ़ाकर चुप हो गए। यह नया लड़का बहुत क्रूर था। बस 2 वाक्यों के बाद ही उसने कार्रवाई कर दी और बिना किसी हिचकिचाहट के गोली चला दी। क्या उसे पता नहीं था कि मनोज भी एक घोस्ट हैंड था? एक ही पद पर तुम्हें कम से कम कुछ संयम दिखाना चाहिए, फिर भी वह इतना उग्र था। लेकिन यह साफ था कि रोहित नाम के इस नए लड़के को उकसाना आसान नहीं था। हालांकि उन्हें आपत्तियां थीं, लेकिन कोई भी आगे बढ़कर नेता बनने के लिए नहीं आया। इसके अलावा मनोज अभी मरा नहीं होगा। अगर वह मर गया होता तो दुष्ट भूत बाहर आ जाता और यह अच्छी खबर नहीं थी। अचानक कुछ देर जमीन पर पड़े रहने के बाद मनोज की लाश हिली। रोहित ने तुरंत इसे देखा। क्या वह अभी मरा नहीं था या दुष्ट भूत पुनर्जीवित होने वाला था? कुछ और ऐंठन के बाद मनोज की लाश की हरकतें और हिंसक हो गईं। उसके अंग जमीन पर एक अजीब स्थिति में मुड़ गए और सड़ने की बदबू के साथ शारीरिक द्रव बेरोकटोक फैलता रहा। उसका शरीर इतनी कम समय में इस हद तक सड़ चुका था। सड़न की स्थिति को देखते हुए उसे 10 दिन से अधिक पहले मर जाना चाहिए था। ये कल्पना करना मुश्किल था कि ऐसी लाश अभी अभी बार में शराब पी रही थी और बातचीत कर रही थी, एक सामान्य व्यक्ति की तरह रह रही थी। अगर मनोज सच में मर गया है तो अब हमारे हाथ में एक गड़बड़ है। तुम सब इससे कैसे निपटोगे? हरीश पाल बेचैन होने लगा। अगर कोई घोस्ट हैंड अचानक मर जाए और एक भूत ढीला पड़ जाए तो यह एक आपदा होगी। भले ही इतने सारे घोस्ट हैंड इससे निपट सकते थे, कौन अपनी शक्ति का उपयोग करना चाहेगा? रोहित ने उसकी तरफ देखा। मनोज के जूझते मरोड़ते शरीर को देखते हुए उसके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। जीवित से नहीं डरता, मरने पर क्यों डरे? ... हालांकि मरने के बाद घोस्ट हैंड और भी ज्यादा शातिर हो जाता है। अभी भी छटपटा रहे हो? मैं देखना चाहता हूं कि एक बार जब मैं तुम्हारे अंगों को तोड़ दूंगा तो क्या तुम छटपटाते रह सकते हो? रोहित की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि उसने लापरवाही से अपना हाथ झटका और उसके हाथ में मौजूद छड़ी बाहर निकल गई। यह मितेश का भी पसंदीदा हथियार था, एक कस्टम निर्मित छड़ी। दया के लिए कोई जगह छोड़े बिना उसने अपना हाथ उठाया और मनोज के संघर्षशील मरोड़ते शव पर छड़ी से वार किया। विशाल बल निकल गया। शव को तुरंत एक छड़ी से जमीन पर पटक दिया गया। एक हाथ उसके सामने टूटा हुआ था। थोड़ा सड़ा हुआ मांस और खून के छींटे प्रभाव से हर जगह फैल गए। हिलते रहो। रोहित ने छड़ी से एक के बाद एक वार किया। लाश, चाहे उसकी पिटाई की वजह से या कुछ आंतरिक कारण से, जमीन पर पागलों की तरह मुड़ रही थी और संघर्ष कर रही थी। उसके चारों ओर खून और मांस उड़ रहा था। सड़न की बदबू तुम्हारे चेहरे पर आ रही थी, लगभग तुम्हें उल्टी करवा रही थी। मरने के बाद भी तुम्हें शांति नहीं मिल रही। मैं सच में देखना चाहता हूं कि तुम्हारे शव के अंदर किस तरह का भूत छिपा है। रोहित ने हाँफते हुए और छड़ी से मारना जारी रखा। उसके चेहरे पर एक क्रूरता और एक अजीब उदासीनता का भाव था, जिससे वह एक दुष्ट भूत जैसा लग रहा था जो नरक से बाहर निकला था। एक नज़र ही डर पैदा करने के लिए काफ़ी थी। वह न केवल एक बेरहम आदमी था, बल्कि एक पागल भी था। दूसरों ने एक दूसरे से नज़रें मिलाईं। वे मन ही मन खुश हुए, इस बात से खुश थे कि यह मनोज था जो इस रोहित के साथ मुसीबत मोल लेने गया था। सौभाग्य से यह उनमें से कोई नहीं था।
वरना वे ही जमीन पर पड़े पिट रहे होते। बहुत क्रूर, तुम अभी भी बस एक बच्चे हो। उस पल दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में दृश्य को देख रहे एक युवा व्यक्ति ने अपनी भौहें चढ़ा लीं। रोहित नाम का यह नया लड़का बेलगाम और बेरहमी से क्रूर अभी अभी आया है और वह जगह को तोड़ रहा है। उसे मार देना चाहिए। उसे मत छूना, उसने पहले ही अपनी पहचान बना ली है और ऊपर से कोई देख रहा है। जल्दबाजी में काम करने से परेशानी होगी, यहाँ तक कि तुम्हारे लिए भी। उसके बगल में एक व्यक्ति ने कहा, जिसका चेहरा छायादार था। वह कसकर लिपटा हुआ था, पुरुष या महिला के रूप में पहचानना मुश्किल था। उसे मारने का और भी कारण है। अगर वह प्रभावशाली हो जाता है तो क्या हमारे लिए बचने की कोई जगह होगी? हमें बंदर को डराने के लिए मुर्गे को मारना होगा, वरना ज्यादा नए लोगों के शामिल होने से क्या सब कुछ अराजकता में नहीं बदल जाएगा? क्या हम अभी भी इस क्लब को चला रहे हैं या नहीं? अभी वह मुर्गे को मार रहा है और हम बंदर हैं। यहाँ टिके रहने के लिए ताकत की जरूरत होती है। ये रोहित लापरवाह लग सकता है, लेकिन असल में उसने नियमों का पता लगा लिया है। छायादार व्यक्ति ने कहा, सबसे भयानक इंसान किस तरह का होता है? वह जो नियमों का पालन नहीं करता, वह सबसे भयानक होता है। नियमों के बिना कोई संयम नहीं होता। एक भूत नियंत्रक और भूतों के बीच का अंतर आतंक का स्तर नहीं है, बल्कि यह है कि भूत नियंत्रक सभी प्रकार के अमूर्त बाधाओं के अधीन होते हैं। हालांकि वे दुष्ट भूतों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वे दिल से इंसान होते हैं। जबकि उसने रोहित को नीचे लाश को मारते हुए देखा। वह खुद एक भूत जैसा है और तुम उसकी क्षमताओं के बारे में कुछ नहीं जानते। युवा व्यक्ति ने कहा, वह कितना भी सख्त क्यों न हो, अंत में वह सिर्फ एक भूत को नियंत्रित कर रहा है। उसी पल थोड़ी देर तक मारने के बाद रोहित सांस लेने के लिए रुका। वह जोर से हाँफ रहा था। जैसे ही वह आगे बढ़ने वाला था, मनोज, जिसे मर जाना चाहिए था, उसने रोहित के पैर को अपने लगभग अपाहिज हाथ से पकड़ लिया और अचानक बोला, बड़े भाई, मारना बंद करो। क्या तुम नहीं कर सकते? थोड़ा सम्मान दिखाओ कृपया। आखिरकार मैं एक भूत हूँ। क्या तुम्हें भूतों से डर नहीं लगता? तुम मरे नहीं। रोहित चकित रह गया। मैं अपनी आखिरी सांस लेने की कगार पर था, मनोज ने कहा। रोहित ने बुरी तरह विकृत लाश को देखा। वाकई सख्त हो, तुम्हारा सिर तोड़ दिया, शरीर ऐसा हो गया और तुम में अभी भी चेतना है। मुझे लगा कि तुम्हारे अंदर का भूत बाहर आने वाला है। मुझे थोड़ी उत्तेजना मिली। चूंकि तुम मरे नहीं हो तो अच्छा है, चलो यहाँ के नियमों पर चर्चा जारी रखते हैं। ... मनोज को लगा कि वह मरना चाहता है। उसने बिना किसी कारण के एक शक्तिशाली भूत को ट्रिगर किया और इस पागल आदमी को नाराज कर दिया। उसकी घोस्ट हैंड सील। इस आदमी ने पूछने की भी परवाह नहीं की, डर का कोई संकेत नहीं दिखाया। धमकियां इस रोहित के लिए का कोई असर नहीं था। क्या हम बात नहीं कर सकते? मनोज ने कहा, अगर तुम बात नहीं करना चाहते तो अब मेरी बारी है। मैं तुम्हें अपने नियमों को समझाना जारी रखूंगा। चिंता मत करो, मैं एक अच्छा इंसान हूं, मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं। रोहित ने अपने हाथ में छड़ी को गंभीरता से देखते हुए कहा। अध्याय 78 उपेंद्र एंटरटेनमेंट क्लब। रोहित को थोड़ी निराशा हुई। यह मनोज चाहे कुछ भी हो, मर क्यों नहीं रहा था? ये कुछ हद तक रोनी जैसा ही था। हालांकि अजीब तरह से बिगड़े हुए मनोज को देखकर, जिसके शरीर की सड़न से लगातार एक बदबू आ रही थी और जिसके शरीर के द्रव हर जगह बह रहे थे, ये साफ था कि उसकी हालत रोनी से भी बदतर थी। यह एक और घोस्ट मास्टर था जो एक दुष्ट भूत के पुनरुद्धार के कारण मरने वाला था। मैं सोचता हूं कि एक घोस्ट मास्टर को कैसे मारा जाता है। ऐसा लगता है कि सोने से बने हथियार केवल घायल कर सकते हैं, लेकिन मार नहीं सकते। रोहित इस अजीब तरह से बिगड़ी हुई लाश के सामने बैठ गया, एक छड़ी से सड़े हुए मांस को कुरेद रहा था। उसकी खोपड़ी टूटी हुई थी, उसके हाथ पैर टूट गए थे और उसका पूरा चेहरा मुड़ा हुआ और विकृत था। उसके आंतरिक अंग लगभग पूरी तरह से सड़ चुके थे, काले और बदबूदार हो गए थे। ऐसी परिस्थितियों में मनोज अभी भी बोल सकता था और जीवित था। ये कहा जाना चाहिए कि यह एक चिकित्सा चमत्कार था। उसे तो कुछ पुरस्कार के लिए आवेदन भी कर देना चाहिए। तुम मुझे नहीं मार सकते, मेरा भूत बहुत खास है, मनोज ने एक पल की चुप्पी के बाद कहा। रोहित, अब बहुत हो गया। यह उपेंद्र एंटरटेनमेंट क्लब है और तुम यहाँ अकेले घोस्ट मास्टर नहीं हो। तुम अपने आप को काबू में रखो, उस आदमी ने कहा जो पहले मनोज के साथ शराब पी रहा था। वह भौहें चढ़ाते हुए पास आया। उसे देखकर रोहित अचानक मुस्कुराया। अभी अभी मुझे अचानक एहसास हुआ कि तुम तथाकथित सीनियर्स मेरे जैसे नए लोगों को क्यों लूट रहे हो, क्योंकि तुम सब मरने वाले हो, है ना? पहले से ही इतना गंभीर है कि अपनी क्षमताओं का कुछ और बार इस्तेमाल करने से दुष्ट भूत के पुनरुद्धार से तुम्हारी मौत हो सकती है। इसलिए तुम क्लब में रहते हो, नए लोगों का इंतजार करते हो, उन्हें व्यापार के दौरान अलौकिक घटनाओं से निपटने देते हो और फिर उन्हें लूटने और बदनाम करने के लिए उन पर गिरोह बनाते हो। इस तरह तुम बिना किसी क्षमता को बर्बाद किए यहाँ बैठे बैठे पैसे कमा सकते हो। यह एक बहुत अच्छा विचार है ना? क्या रोनी को तुम लोगों की वजह से नुकसान हुआ था? उस आदमी का चेहरा सख्त हो गया।
ये क्लब का अनकहा नियम था, हालांकि हर कोई इसे जानता था, लेकिन रोहित की तरह कोई भी इतना सीधा नहीं था। चूंकि तुम जानते हो तो तुम्हें पालन करना चाहिए। ये सच है कि तुम एक नए व्यक्ति हो और तुम्हारे पास दुष्ट भूत के पुनरुद्धार से पहले कुछ समय है, लेकिन तुम भी मर जाओगे। जब तक तुम नियमों का पालन करते हो, जब नए सदस्य आते हैं तो तुम भी उसी तरह का व्यवहार का आनंद ले सकते हो। चलो मनोज के मामले को अभी के लिए अलग रखते हैं, लेकिन 50% कमीशन अभी भी लागू है। जब तक, बेशक, तुम यहाँ के सभी घोस्ट मास्टर्स को एक बार में बाहर नहीं निकाल सकते, उस आदमी ने एक धमकी भरे अंदाज में कहा। रोहित ने चारों ओर देखा। क्या तुम मुझे फिर से उकसा रहे हो? तुम मेरी बातों को एक उकसावा मान सकते हो, उस आदमी ने कहा। वह आदमी हरीश पाल, जो दूर खड़ा था, बोला, नए लड़के, मैं तुम्हें ईमानदारी से सलाह देता हूं कि यहाँ के नियमों का पालन करो। क्लब में घोस्ट मास्टर्स केवल हम कुछ लोग नहीं हैं। यहाँ और भी शक्तिशाली व्यक्ति हैं जो आज नहीं आए हैं। इस दुनिया की धारा बहुत गहरी है और मैं नहीं जानता कि तुम घोस्ट मास्टर्स, दुष्ट भूतों और अन्य मामलों के बारे में कितना जानते हो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, तुम बस एक नए लड़के हो। इतनी बकवास करना बंद करो, बस आओ अगर तुम्हें लड़ना है तो। रोहित ने अपने चेहरे पर थोड़ी क्रूरता के साथ कहा। उसकी आंखें इन लोगों को देखते हुए एक अजीब लाल चमक के साथ चमक रही थीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता। जब तक मैं इसे तब तक खींच सकता हूं जब तक कि तुम्हारे दुष्ट भूत पुनर्जीवित न हो जाएं, मैं तब भी जीतता हूं। वह अपनी घोस्ट डोमेन का 5 मिनट से ज्यादा इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन सीमा से ज्यादा जाने पर पुनरुद्धार की संभावना बढ़ जाएगी। एक बार जब वह सीमा तक पहुंच जाता तो वह मर जाता। लेकिन वह और भी ज्यादा निश्चित था कि ये लोग 5 मिनट तक नहीं टिकेंगे। धमकियां काम नहीं करती है ना? ये बेरहम, गर्म दिमाग वाला पागल आदमी। हर किसी को एक भारी डर महसूस हुआ। अगर यह वास्तव में एक युद्ध में बदल गया तो दुष्ट भूत के पुनरुद्धार के कारण उनकी मरने की संभावना काफी ज्यादा थी। क्या हुआ? अब कोई बात नहीं कर रहा? रोहित ने थोड़े मजाक के साथ कहा। डरे हुए हो या तुम हताश होकर लड़ना नहीं चाहते हो? धिक्कार है। क्या यह आदमी साफ साफ नहीं बता रहा है? अगर वे मौत से लड़ने के लिए तैयार होते तो वे अलौकिक घटनाओं को संभाल रहे होते, न कि यहाँ बैठकर शराब पी रहे होते और नए लोगों को धमका रहे होते। अगर तुम लड़ने नहीं जा रहे हो तो बकवास करना बंद करो, चले जाओ और खुद ही खेलो, रोहित ने मनोज की लाश को एक तरफ लात मारते हुए कहा। यह आदमी वाकई घमंडी है, उस आदमी ने कहा। जब उसने मनोज को कचरे की तरह लात मारते हुए देखा तो उसका चेहरा विशेष रूप से बदसूरत लग रहा था। वह लगभग रोहित पर हमला करना चाहता था और लड़ाई शुरू करना चाहता था, लेकिन वह रुक गया। एक नए आदमी के साथ मौत से लड़ना बस इसके लायक नहीं था। ताली 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 तालियां बज उठी क्योंकि एक युवा व्यक्ति जो कैजुअल कपड़े पहने हुए था और साफ साफ एक अमीर परिवार से था, तालियों की एक लहर के साथ पास आया। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक असामान्य ठंडक थी। क्या रोमांचक प्रतियोगिता है! क्या तुम रोहित हो, रोनी द्वारा पेश किया गया नया लड़का? तुम वास्तव में उल्लेखनीय हो और मुझे कहना होगा कि मैं थोड़ा प्रभावित हूं। रोहित ने उस आदमी को देखने के लिए अपना सिर झुकाया। और तुम कौन हो? एक और जो मेरे साथ नियमों पर बात करना चाहता है? नहीं नहीं नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैं बस इस क्लब का निदेशक हूं। मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम उपेंद्र है। तुम मुझे उपेंद्र कह सकते हो, उस युवा व्यक्ति ने कहा जिसने खुद को उपेंद्र होने का दावा किया था। तुम इस तरह के सामान्य नाम के साथ गंभीर नहीं हो सकते, रोहित ने कहा। उपेंद्र मुस्कुराया। बिल्कुल कोई धोखा नहीं है। मेरा नाम वास्तव में उपेंद्र है और यह मेरे क्लब का बिजनेस कार्ड है। इतना कहकर उसने एक सुनहरा बिजनेस कार्ड दे दिया। ये क्लब जरूर बहुत अमीर होगा, उनके बिजनेस कार्ड भी शुद्ध सोने के बने हैं। उपेंद्र एंटरटेनमेंट क्लब, निदेशक उपेंद्र। हालांकि अभी अभी दोनों दोस्तों के बीच थोड़ी अप्रियता थी, लेकिन एक कहावत है कि मुस्कुराते चेहरे गहरे झगड़ों को सुलझा देते हैं। यहाँ हर कोई एक अद्वितीय प्रतिभा है और ऐसी छोटी मोटी बातों पर परेशान होना सही नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आप दोनों इसे खत्म कर सकते हैं और आज की घटना को ऐसा मान सकते हैं जैसे कि यह कभी हुई ही नहीं थी, ठीक है? उपेंद्र ने कहा। रोहित ने उसकी तरफ देखा। तुम काफी धूर्त हो, है ना? केवल अब तुम मध्यस्थता करने आए हो, लेकिन जब मुझे धमकाया जा रहा था तो मैंने तुम्हें चीजों को सुझाने के लिए कदम उठाते हुए नहीं देखा। उपेंद्र की मुस्कान थोड़ी सख्त हो गई। यहाँ, इसे वापस ले लो। रोहित ने सोने के बिजनेस कार्ड को वापस उसकी तरफ फेंक दिया। तुम चीजों को गलत तरीके से संभालते हो और तुम्हारे प्रबंधन कौशल ठीक नहीं हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा क्लब बहुत लंबे समय तक चलेगा। मुझे शुरू में इस उपेंद्र एंटरटेनमेंट क्लब में थोड़ी दिलचस्पी थी, लेकिन अब मैंने इस बुराई के अड्डे में सारी दिलचस्पी खो दी है। ये सरल था। ये लोग बहुत कम दिमाग वाले थे। उन्हें केवल अपने तात्कालिक हितों की परवाह थी, ये भूलकर कि उन्हें वास्तव में क्या करने की जरूरत थी।
यहाँ बैठे बैठे शराब पीते हुए, बातें करते हुए, नए लोगों को धमकाते हुए उन्होंने यह नहीं सोचा कि कैसे जीवित रहना है या दुष्ट भूतों के फिर से जागने के संकट को कैसे हल करना है। यही कारण है कि यह क्लब बहुत कुछ नहीं कर पाएगा। उपेंद्र ने जमीन पर पड़े बिजनेस कार्ड को घूर कर देखा, उसकी मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। इस क्लब को स्थापित करने का मूल उद्देश्य निजी घोस्ट कंट्रोलर्स को एक साथ लाना था, सामूहिक रूप से विकसित होने और बढ़ने के लिए, एक साथ पैसा कमाने, एक साथ परेशानियों का सामना करने और एक दूसरे की मदद करने के लिए। स्थापना का सिद्धांत काफ़ी अच्छा था, इसलिए कृपया गलतफहमी न करें। व्यक्तिगत झगड़ों और गलतफहमियों को पूरे क्लब की प्रतिष्ठा को खराब नहीं करना चाहिए, उसने कहा। क्या तुम कह रहे हो कि क्लब में किसी को भी एक बुरा शब्द कहने की अनुमति नहीं है? रोहित ने पूछा। हमारा क्लब इतना ज़बरदस्त नहीं है, उपेंद्र ने ईमानदारी से कहा। चूंकि तुम ज़बरदस्त नहीं हो तो तुम्हें अब एक तरफ हटने में कोई आपत्ति नहीं होगी, है ना? मैं यहाँ व्यापार करने वाला हूँ, रोहित ने अपने पीछे इशारा करते हुए कहा। उपेंद्र मुड़कर देखने लगा। उसने रोनी को कुछ सूट पहने हुए पुरुषों के साथ आते हुए देखा जो वित्त क्षेत्र के लोगों की तरह लग रहे थे। उनका नेतृत्व एक अधेड़ उम्र की महिला कर रही थी, जिसने सफ़ेद लैब कोट पहना हुआ था। वह सख्त चेहरे वाली, कुशल और अनुभवी थी। उसके पीछे अकाउंटेंट और वित्तीय कर्मचारी लग रहे थे। मिस देबश्री, ये रोहित है। उसके पास वह है जो आपको चाहिए, रोनी ने पास आते हुए कहा। नमस्ते मिस्टर रोहित, मेरा नाम देबश्री है और मैं इस निजी अधिग्रहण परियोजना के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार व्यक्ति हूँ। अधेड़ उम्र की महिला देबश्री ने अपना परिचय दिया। रोहित, उसने भी अपना परिचय दिया। रोनी ने एक तरफ मनोज की मरोड़ती लाश पर नजर डाली और उसका भाव थोड़ा बदल गया। जब से मैं गया हूं तब से यहाँ कुछ हुआ है? कुछ खास नहीं। हमारे दोस्त मनोज ने बहुत ज्यादा पी ली और अपने ही पैरों से टकराकर गिर गए। लगता है कि उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिला। खराब स्वास्थ्य शायद दुर्घटना का कारण बना। वह वहां लेटे हुए थोड़े डरावने लग रहे हैं और मैंने उन्हें उठाने की हिम्मत नहीं की। डर था कि मुझे गलत काम करने का आरोप लगाया जाएगा, रोहित ने समझाया। ये वाकई काफी लापरवाह है। क्या किसी ने एम्बुलेंस को बुलाया? रोनी ने पूछा। ये गंभीर नहीं लगता, बस कुछ खाल टूट गई है। एक बैंडेज से काम चल जाएगा, एम्बुलेंस की जरूरत नहीं है, रोहित ने जवाब दिया। ठीक है, ये राहत की बात है, रोनी ने आह भरी। ... मिस देबश्री ने कॉफी टेबल पर रखी आग्नेयास्त्रों और मांस से सनी हुई छड़ी को देखा। चाहे आप इसे कैसे भी देखें, यह ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई बस गिर गया था। और इसके अलावा ऐसी परिस्थितियों में भी नहीं मरा था। घोस्ट कंट्रोलर्स वास्तव में दुष्ट भूतों का एक समूह थे। इन लोगों के आसपास एक मिनट भी रहना रीढ़ में सिहरन पैदा कर रहा था। हालांकि उसका दिल घृणा और डर से भरा हुआ था, उसने अपने चेहरे पर कुछ भी नहीं दिखाया।